नमस्कार। 5 की बात में हाल राजधानी दिल्ली का 40 सालों के बाद 24 घंटों में दिल्ली ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश झेली। नतीजा दिल्ली के कई इलाके जो यमुना के किनारे बसे हुए हैं, वहां पर खतरे के निशान से ऊपर बहती यमुना से बाढ़ का खतरा हो गया है। कौन से हैं ये इलाके जहां पर से लोगों को हटाया जा रहा है, जहां पानी भर रहा है? सबसे पहले देखिए इस नक्शे पे कि ये दिल्ली के कौन से इलाके हैं। ईस्टर्न दिल्ली है ये, पूर्वी दिल्ली, और यमुना के किनारे बसे इलाके हैं वजीराबाद, उस्मानपुर, ओखला, चिल्ला गांव जो मयूर विहार में है, शास्त्री पार्क, गीता कॉलोनी, प्रगति मैदान, यमुना बाजार। तो ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर खास करके यमुना का स्तर बढ़ने से खतरा है। यमुना बाजार के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है और लोग बड़ी मुश्किल से अपने सामान को बचा रहे हैं। वहां का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। इस वक्त हम यमुना बाजार में हैं, जहां पर यमुना का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, घुस गया है। ये बिल्कुल यमुना नदी से सटा हुआ इलाका है। अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि ISBT के बगल में जो निगम बोध घाट है, बिल्कुल उससे सटी हुई बस्ती, और यहाँ की आबादी करीब 1000 से ज़्यादा है। और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। ये इतना पानी कब देखा था पहले? थोड़ा उधर घूम के बताइए। हमको तो साल हो गया, बताते हैं लोग कई साल पहले इतना है। हाँ। और लोगों के घरों में यहाँ पे पानी है। कैसे कर रहे हैं बाबा यहाँ पर? खाना पीना कैसे चल रहा है? फिर घरों में तो पानी, खाना पीना सब बंद हो गया सर। खाना पीना काम से मिलेगा, कुछ भी नहीं। खाना पीना पूरा घर में पानी है। यहाँ के पानी भरा हुआ। अगर आप देखिए तो ऊपर भी देखिए, किसी सेफ जगह पे ये एक रूम का कमरा है। एक रूम का है सर। क्या काम करते हैं आप? सर प्राइवेट नौकरी करता हूँ। प्राइवेट नौकरी करते हैं। ये घर में पूरा पानी दाखिल है। आगे भी आपको अगर चल के दिखाएं तो देखिए, भगवान है लेकिन फिलहाल भक्त नहीं है, क्योंकि मंदिर में भी पानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मंदिर आपको नजर आएगा, और सब कुछ इन्हीं पर निर्भर भी करता है। ये तमाम वो घर हैं। कुछ लोगों ने घरों में ताले लगा लिए हैं। रूम का रेंट कितना है? 2500 रुपये। इस रूम का रूम 2500 रुपये। 2500 रुपये। कहाँ से हैं आप लोग? यूपी से हैं। तो तुम लोग मस्ती भी कर रहे हो? ये लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। मजा आ रहा है। तो स्विमिंग पूल का आनंद बच्चे ले रहे हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनकी मुश्किलें जो हैं बढ़ गई हैं, क्योंकि तमाम लोगों को देखना है। और ऊपर देखिए, किसी तरीके से ऊपर आपको लोग नजर आएंगे। ये सामने में यमुना है, और आप लोग अभी छोड़ेंगे नहीं घर? कब छोड़ेंगे? ये तो घर तक पानी आ ही गया है। सामान सब समेट लिया आप लोगों ने? हाँ, ये देखिए, सामान की पैकिंग हो गई है घरों में, और बस धीरे धीरे पैकिंग करके अब निकलने की बात है कि अब यहाँ से निकलें। यहाँ पे देखिए, ये तमाम लोग, ये आगे गहरा है, आगे गहरा है। और ये सामने में आपको, ये सामने देखिए, यमुना जी पूरे उफान पे हैं। और जो पानी 50 लाख क्यूसेक से ज़्यादा परसों रात 1 बजे से छोड़ा गया है, उसका असर यमुना में भी है, यमुना के आसपास रहने वाले घरों में भी है। लोगों की मजबूरी और परेशानी बढ़ी। अम्मा, कितने देर में चली जाएंगी? कौन? आप लोग यहाँ नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगे हम। कहाँ जाए? हमारी जगह ही ना है, कौन से जाए? पानी तो बढ़ता जा रहा है, क्या करेंगे? क्या करें? बैठे इतना पानी कब देखे थे? इतना पानी कितना दिन बाद देखे? अरे बहुत आओ, पानी तो यहाँ तक आया है। मैंने तो काफी देखा है। दौरा हो रहा है, मीटिंग हो रही है, परेशानी को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो हाल है इस जगह का, वो हाल आपको देखते बनता है। और यहाँ पर आप इस तरफ आप दिखाइए कि ये लोग जो हैं वो किसी तरीके से यहाँ पर अभी भी फिलहाल मौजूद हैं, जिनके घरों में पानी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो कई घरों में यमुना का पानी दाखिल हो गया है। लोग बड़ी मुश्किल से अपना सामान बचा रहे हैं। दिल्ली के LG विनय सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, जैसे कि यमुना बाजार, यमुना बोट क्लब और प्रगति मैदान में LG गए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार पर समय से तैयारी नहीं करने का आरोप लगाया है और कहा कि ये सालों की लापरवाही का नतीजा है। नालों की सफाई नहीं हुई है। इस पर दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। दिल्ली की जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है। ये एक हर साल का रिचुअल बनकर चला आ रहा है। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए
या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग होती है। यमुना की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। ये सब चीजें न होने की वजह से आज दिल्ली के अंदर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। 8 तारीख को दिल्ली में 153 mm वर्षा मिली। एलजी साहब दिल्ली में ही रहते हैं। आज तो 11 तारीख हो गई, आज तो 3 दिन बीत गए। दूसरी बात, आप मीडिया वालों को ही लेके एलजी साहब पिछले 6 महीने से दिल्ली के हर नाले में घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने नजफगढ़ नाला साफ करा दिया, मैंने शाहदरा ड्रेन साफ करा दिया, मैंने यमुना साफ करा दी। आप लोगों को ही लेके जाते हैं। आज कह रहे हैं कि ये चीजें साफ नहीं हुई। ये कैसी राजनीति है? अभी तक आप कह रहे थे कि यमुना साफ हो गई, आपने यमुना साफ कर दी। 1 हफ्ते पहले एनजीटी के अंदर कहा गया कि यमुना की हालत वैसी की वैसी है। उसके बारे में तो एलजी साहब ने क्रेडिट नहीं लिया। तो एक और मुद्दे पर दिल्ली सरकार बनाम एलजी, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब दिल्ली में जो जगह जगह पानी भरा रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद, और वैसे भी जो हालात अब देख रहे हैं यमुना का जलस्तर बढ़ने से, उस पर एलजी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। हमारे साथ रीना गुप्ता हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, राजीव बब्बर, प्रवक्ता बीजेपी। राजीव बब्बर, एलजी साहब ने क्या ये दावा किया था कि वो यमुना को उन्होंने साफ कर दिया, ड्रेन्स की उन्होंने सफाई करा दी, जैसा कि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि वो लोगों को लेकर जाते रहे और दिखाते रहे कि वो इसका काम कर रहे हैं, और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आज वो आम आदमी पार्टी से सवाल कैसे पूछ सकते हैं कि नालों की सफाई नहीं हुई, यमुना की सफाई नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने खुद क्लेम किया पहले। तो क्या कितनी सच्चाई है इस दावे में? देखिए, मैं एलजी साहब का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं इस सरकार को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। दुख की बात क्या है कि हमारे पास एक ट्विटर मुख्यमंत्री है, और सरकार जब प्रॉब्लम में है तो वो पंचकुला में अपना पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। तो हमारी जो समस्या है वो इसलिए है क्योंकि एक इररिस्पॉन्सिबल मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री है ही नहीं, जिसके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है और जो अवेलेबल नहीं है, वो एक सबसे बड़ी समस्या। और मैं इसका आपको बड़ा जीता जागता उदाहरण देता हूं। देखिए, अभी आपने देखा कि तूफान आया, तो आपने देखा होम मिनिस्टर साहब वहां पर मौजूद थे, पूरी सरकार वहां मौजूद थी, और किस तरीके से उस तूफान को निपटाया गया ये सबने देखा, और उसके बाद कितना जल्दी रेस्टोरेशन हुआ देश में सबने देखा। लेकिन ये सरकार देखिए 9 साल से सत्ता में है, और अब तो इनके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं। पिछले साल तक तो ये रोते थे जी एमसीडी हमारे पास नहीं, अब जल बोर्ड भी भैया तुम्हारे पास है, एमसीडी भी तुम्हारे पास है, पीडब्ल्यूडी भी तुम्हारे पास है, सब कुछ तो तुम्हारे पास है। तो ये दिल्ली का हालात ऐसी क्यों हुई? और रीना गुप्ता जी, जवाब दे दीजिए आप इसका। हालांकि राजीव जी, एक एक करके बात कर लीजिए ना। आपने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं है, टूरिज्म कर रहे हैं, और 9 साल से ये यहां पर है, एमसीडी इनके पास है, तो क्यों नहीं सफाई हुई? तो उनका पहले जवाब सुन लीजिए। आप लोगों ने, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, नालों की सफाई नहीं हुई, नजफगढ़ ड्रेन की सफाई नहीं हुई, सालों की ये लापरवाही है। क्या समय से पहले नहीं पता था? ये जरूर है कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, लेकिन अगर ड्रेनेज सिस्टम साफ रहता तो ये हालत नहीं होती। रीना गुप्ता। नगमा जी, जैसा आप जानती हैं कि इस बार 150 mm 40 साल का जो है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रिकॉर्ड टूटा है। और आपने देखा होगा वीडियो में कि दिल्ली है, चाहे गाजियाबाद है, चाहे नोएडा है, चाहे गुरुग्राम है, पूरे एरिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ये 150 mm 40 साल का जो रिकॉर्ड है वो ड्रेनेज सिस्टम उसके लिए नहीं बना है। यही कारण था कि हमने देखा कि इस बार ओवरफ्लोइंग बहुत ज्यादा हुई। दूसरी बात, क्योंकि ऊपर से पानी बहुत छोड़ा जा रहा है तो यमुना का स्तर भी ऊंचा होता जा रहा है, और यमुना के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे उसकी वजह से जल भराव। पानी कहां से छोड़ा जा रहा है? हरियाणा से? जी, हरियाणा से हथनीकुंड बराज पे पानी छोड़ा गया उसकी वजह से। पर इसमें वहां पे ऑब्वियसली वहां पे भी पानी ज्यादा आ रहा है, तो पानी ज्यादा छोड़ा जा रहा है। लेकिन नगमा जी, आप देखिए कि किस तरह आम आदमी पार्टी के, चाहे वो मिनिस्टर थे, चाहे वो पार्षद थे, चाहे वो एमएलए थे, कार्यकर्ता थे, सब सड़क पे उतरे हुए थे। लेकिन जब पानी जम गया तब सड़क पर उतरने से क्या होगा? रीना गुप्ता जी, सवाल ये है, जैसा उन्होंने पूछा राजीव बब्बर ने, कि मुख्यमंत्री नहीं है यहाँ। नगमा जी, आपने उनको पूरा बोलने का मौका दिया, आप मुझे 2 लाइन तो आपसे कह रही हूँ, क्या बोलिए, उनका जो सवाल है उसी का जवाब पूछ रही हूं। उन्होंने जैसे प्रवचन दिया, मुझे भी आप 2 मिनट बोलिए, चलिए प्रवचन दीजिए, एक्सप्लेन करने दीजिए।
देखिए, लेकिन आपने देखा दिल्ली में 7 MP बीजेपी के हैं, कोई दिखाई दिया कहीं? सब दुबके हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में काला अध्यादेश लाया। उसका मतलब यह है कि दिल्ली के आका हाईकमान तो एलजी हैं। तो अगर दिल्ली में तैयारी नहीं हुई तो एलजी महोदय कहां सो रहे थे? वो कहते हैं कि मैं तो दिल्ली का पूरा दिल्ली का जो है एक तरीके से मैं राजा हूं, दिल्ली मेरी है, सारे अधिकारी मुझ पे रिपोर्ट करेंगे। जहां तक नालों की बात है नगमा जी, दिल्ली के लगभग 70-80% नाले एमसीडी में आते हैं। एमसीडी 15 साल से बीजेपी में थी, अभी हमारे पास आई है, उसमें भी आपने देखा स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई, जो भी कुछ रहा। लेकिन बहरहाल पूरा जो इस समय पूरा खुद हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी निगरानी कर रहे हैं, पूरा निर्देश दे रहे हैं, चाहे मेयर हो चाहे एमएलए हो, सब लोग ग्राउंड पे जहां जी, अब आपका मेरे ख्याल से जितना समय उन्हें मिला था उतना समय आपको भी मिला है, तो अब आप प्लीज जरा सा रुकें और ये बात बताइए कि आप कह रही हैं कि एलजी साहब जो हैं वो आका हैं, पर नालों की सफाई किसकी जिम्मेदारी है? वैसे एलजी साहब जब ये क्लेम कर रहे होते हैं, आप ही की पार्टी ने कहा, सौरभ भारद्वाज ने, कि उन्होंने यमुना की सफाई करवा दी है, उन्होंने साफ सफाई देख ली, और अब वो कह रहे हैं कि ये सफाई जो है आम आदमी पार्टी का जिम्मा है। तो राजीव बब्बर, आपने पहले शुरुआत में ये कह दिया कि आप प्रवक्ता नहीं है एलजी के। बतौर प्रवक्ता नहीं पूछ रही हूं आपसे, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं और आप एक जागरूक नागरिक के अलावा नेता हैं, तो आप देख के अगर ये आपकी समझ में आता है कि ये जिम्मेदारी है किसकी और दोष किसका होना चाहिए? देखिए, चुनी हुई सरकार है, और अगर आप रीना जी तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, इन्होंने अगर अपने रिस्पेक्टेबल मुख्यमंत्री को विधानसभा में भाषण देते हुए सुना हो, अगर वो शब्द याद हो, कौन है मालिक? मैं हूं मालिक, मैं हूं मालिक, कैसे अरे रुकिए तो दीदी रुको तो सही, अरे दीदी रुको ना प्लीज। अब मैं रीना जी मैं आपको बोलने देता हूं, मेरी बात भी सुनो प्लीज। तो ये जो इनका ईगो है, जो इन्होंने 15 करोड़ से 512 करोड़ अपना एडवर्टाइजमेंट बजट कर दिया है, अगर ये ध्यान इन्होंने लगाया होता, 9 साल से आप बताइए सीवरेज का मास्टर प्लान अप्रूव नहीं हुआ, जो प्योरली इनकी जिम्मेवारी है, किसने रोका? तो और उन्होंने अभी एक बात कही इसमें, मैं एक चीज और बता रहा हूं आपसे, ठीक है बताइए, पर उन्होंने एक बात अभी कही कि एमसीडी बीजेपी के पास थी, अब उनके पास आई है। तो मैंने आपसे इसीलिए कहा, जो सीवरेज है वो जल बोर्ड के पास है, जल बोर्ड इसी सरकार जल बोर्ड को पैसे नहीं मिलते, सौरभ भारद्वाज ने आज ही बताया है कि कैसे काम को रोका जाता है। वो तो मालिक ये हैं, पैसे तो इन्हीं के पास हैं, ये एमसीडी को पैसे नहीं देते थे, ये हमारा आरोप था। तो जल बोर्ड को तो कभी पैसे की दिक्कत हुई नहीं, अब वो क्यों कह रहे हैं वो जानेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये दिल्ली रीना जी आप जवाब दे दीजिए, अब समय ज्यादा नहीं है, उन्होंने जितनी बातें कही, आपका क्या इसके ऊपर जवाब है? दूसरे की क्या यही आरोप प्रत्यारोप, और फिर से एलजी बनाम आम आदमी पार्टी, तो दिल्ली की यहां बाढ़ हो रही, कई इलाके में लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है, जगह जगह पानी भर रहा है, जिम्मेदारी किसकी है? रख रखाव, ड्रेनेज की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम के नक्शे की जो बात, सीवेज सिस्टम की जो ये बात कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की है? नगमा जी, आपने देखा कि पूरे नॉर्थ इंडिया में हुआ है, और एनडीएमसी एरिया जो कर्तव्य पथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर शोर से जिसका उद्घाटन किया था, वो कर्तव्य पथ उस एरिया में आज तक कभी पानी नहीं भरा, पिछले 24 घंटे से वहां भी पानी भरा हुआ है जी। तो ये इस समय ब्लेम गेम करने की बजाय अगर भाजपा के जो 7 MP हैं वो दिल्ली की सड़क पे उतर के, जो दिल्ली के लोग इस समय परेशानी में हैं, उनकी मदद करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एलजी महोदय आज अपनी ऑडी गाड़ी में 2 करोड़ की ऑडी गाड़ी में पहुंच गए वहां पे फोटो खिंचवाने। 3 दिन से जब पानी भरा हुआ था, वो एलजी रोज जो नौका विहार करते हैं, वो एलजी कहां गायब थे 3 दिन से? अब जब पानी नीचे जाने लगा तो वो अपनी 2 करोड़ की गाड़ी में वहां फोटो खिंचवाने पहुंच गए। वहीं पे आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस समय सड़क पे है और लोगों की मदद कर रहा है, राहत सामग्री में, चाहे लोगों को इवैक्यूएशन कराने की कोशिश की जा रही हो, 24 घंटे की हेल्पलाइन में हेल्प हो रही है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप पूछिए इनसे गुड़गांव में क्या हालत है, नोएडा में, गाजियाबाद में क्या हालत है। नोएडा और गाजियाबाद, नोएडा में हालात जैसा दिख रहा है तस्वीरों में और हमेशा दिखाया गया है कि गुरुग्राम से बेहतर है। गुरुग्राम की हालत जो है वो बहुत बुरी है और वो एक उदाहरण है कि अर्बन प्लानिंग कैसे नहीं होनी चाहिए थी। धन्यवाद आप दोनों का। ये जो तस्वीरें दिखती हैं उससे साफ होता है रिकॉर्ड तोड़ बारिश जरूर हुई है, लेकिन अर्बन ड्रेनेज सिस्टम या वहां पर जो दबाव है बड़े शहरों पर वो कितना बढ़ गया है
और प्लानिंग किस तरह की है, ड्रेनेज सिस्टम का रख रखाव कितना बुरा है कि राजधानी जो देश की है वो इसे नहीं झेल पा रही। एनसीआर का इलाका है, गुरुग्राम जैसे जहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के नाम पे हालात ये हैं कि सड़कों पे पानी और नाव चल रही है। तो ये है हमारी डेवलप्ड शहरों का हाल। धन्यवाद आप दोनों का, राजीव बब्बर और रीना गुप्ता। एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन किसकी जिम्मेदारी है? जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्या लेकर वो काम होगा? अब जरूर कुछ सड़कों पे नजर आ रहे हैं, इवैक्यूएशन हो रहा है। एक ब्रेक लेंगे हम 5 की बात में। बात सिर्फ दिल्ली तक की नहीं है, यहां पर तो जो शहरों की नाकामी वो दिखाई दी, लेकिन और जगहों पर जहां पर बाढ़ से बुरा हाल है, दूसरी जगहों पर और अभी भी रेड अलर्ट है कई जगहों पे, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। मौसम विभाग बारिश को लेकर हिमाचल के लिए भी रेड अलर्ट और कई दूसरे राज्यों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और हिमाचल प्रदेश में जो रेड अलर्ट है वहां कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश होगी। ये वो इलाके हैं जहां पर बारिश की चेतावनी है। तो कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है, जैसे कि पंजाब है, पूर्वी राजस्थान है, गुजरात है, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट है। बल्कि हरियाणा में भी ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ पर भी बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी। जैसे गुजरात में भी ऑरेंज अलर्ट है, पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की आशंका बनी हुई है। तो उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। अलग अलग इलाकों में अब तक 51 लोगों की मौत हो गई है। अकेले हिमाचल प्रदेश में 30 लोगों की जान गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हैं, जिन्होंने मौसम विभाग के जानकारों से इस बारे में बातचीत की है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज देश के करीब 22 से 23 राज्यों में हेवी, वेरी हैवी और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट है। ये सैटेलाइट इनसैट 3D की इमेजेस हैं और इनमें आप देख सकते हैं कि देश के अधिकतर हिस्सों में आपको बादल दिख रहे हैं और बहुत साफ है। पेनिनसुलर इंडिया से लेकर उत्तरी भारत तक और साथ ही पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में भी कई इलाकों में बहुत ज़्यादा बादल दिख रहे हैं और इन इलाकों में अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। मेरे साथ डॉक्टर नरेश हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक मौसम विभाग के। आपने उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी किया है, अभी वहाँ पर क्या स्थिति है? इन तस्वीरों से क्या हम समझ सकते हैं? देखिए, जैसे अभी काफ़ी 2-3 दिनों से कंटिन्यूस जहाँ वेदर एक्टिविटी हो रही है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो उसका मेजर रीज़न वही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लो प्रेशर एरिया जो राजस्थान में बना हुआ था, जो आज सुबह लेस मार्क हो गया। लेकिन दोनों का इंट्रैक्शन जोन था, हो क्या रहा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अपना एक मोशन होता है, उसके बाद और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डिपिंग भी था, अरबियन सी से मोशन आ रहा था। इसके अलावा मानसून ट्रफ ईस्ट वेस्ट जो वो भी एक्टिव था, जहां से भी मोशन आ रहा था। और मेजर जो कॉन्फ्लुएंस जोन था वो हिमाचल प्रदेश था, जिसके कारण मैक्सिमम रेनफॉल एक्टिविटी हिमाचल में रही और लॉस भी हो रहा है लोगों का, हुआ भी। और इसके साथ उसके एडजॉइनिंग पंजाब और हरियाणा के रीजन। और जैसे आप आज का पोजीशन पूछ रहे हैं, आज क्या है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आगे मूव किया है और लो प्रेशर लेस मार्क हो गया, लेकिन सर्कुलेशन है, उसके प्रभाव से हम उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तराखंड में आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। उसके साथ कुछ हिस्सों में नॉर्थ वेस्ट यूपी में भी एक्सट्रीमली हैवी का हमारा अनुमान है। एक अलर्ट स्टेशन आज, इसके लिए हमने यहाँ रीजन के लिए रेड अलर्ट दिया। अगर अब हिमाचल की बात करें, हिमाचल में रेनफॉल सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो जाएगा और आज हैवी तक रेनफॉल आ सकता है। और अगर बाकी हिस्सों की बात करें, पंजाब में रेनफॉल कम हो गया और एनसीआर दिल्ली जहाँ पे भी हम लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल आज एक्सपेक्ट करेंगे, इसके बाद लाइट रेनफॉल हो जाएगी। हमारा जो मेन फोकस है उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आज एक्सट्रीमली है, इसके बाद वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी चलती रहेगी। उसका दूसरा रीज़न ये है कि मानसून ट्रफ है, जो ईस्ट वेस्ट ट्रफ होता है, लो जोन, वो थोड़ा नॉर्थ की तरफ है इसका ईस्टर्न एंड, तो उसके कारण भी यहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी चलती रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, बिहार में हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी चलती रहेगी। लेकिन ये पूरा पंजाब, हरियाणा ये स्लोली काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो मौसम विभाग से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।
महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच आज दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सहित अशोक चव्हाण, मुकुल वासनिक, संजय निरुपम, राज्य कांग्रेस के प्रभारी एच.के. पाटिल भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद बने हालात और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। और इस बैठक में क्या हुआ है, इसे लेकर हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने बात की है महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चव्हाण से। लोकसभा का चुनाव हम महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप मिलकर हम ताकत से लड़ेंगे। अब बात है कि हमारा एक ही यहाँ पे उद्दिष्ट है, एक ही हमारी ख्वाहिश है कि हम नरेंद्र मोदी की भाजपा का महाराष्ट्र से सफाई कर सके, उनको पराभूत कर सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब अपने बूते लड़ती है तो ज्यादा मजबूती से उभर कर सामने आती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी जो है वो कांग्रेस की कीमत पे ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ी है। तो क्या आपको नहीं लगता है एक वरिष्ठ नेता के तौर पे कि ये मौका है जहां कांग्रेस अपनी जमीन को देखिए, आपका आकलन है वो ठीक है, अपनी जगह है, हम अपनी बात करेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी तय करेंगे, जब तय होगी तो आपको बता दिया। एक सवाल एलओपी को लेकर है कि क्या कांग्रेस पार्टी एलओपी के लिए डिमांड करेगी? देखिए, एलओपी का एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि जब विपक्ष में गठबंधन होता है तो सबसे बड़े गठबंधन की जो पार्टी होती है, गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है अगर उसके पास सदन के 10% से ज्यादा सदस्यों की संख्या हो तो ये बात जो है हमारी कांग्रेस पार्टी के गुट नेता बालासाहेब थोरात और राष्ट्रवादी के ग्रुप लीडर और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के ग्रुप लीडर से बात करेंगे, उसके बाद तय करेंगे और अंतिम तौर पे विपक्ष के नेता का निर्णय फैसला ये विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के सत्र में घोषित करते हैं। तो जब भी परिस्थिति साफ होगी तब इसका फैसला होगा। एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस पार्टी में भी टूट की बात जो है वो फैलाई जा रही है, कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो किस तरह से आप पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश करें? ये सिर्फ भाजपा की तरफ से फैलाई गई अफवाहें हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई टूट नहीं पड़ने वाली। भारत जोड़ो यात्रा के बाद और कर्नाटक के जीत के बाद तो कांग्रेस पार्टी तो बहुत उत्साही है, तो वो तो कोई दूर जाने की बात नहीं। अब कांग्रेस में कौन जुड़ रहा है उसकी देखिए क्या होता है। कांग्रेस में जुड़ने की जहां तक बात है तो विपक्षी एकता की काफी बात हो रही है, शरद पवार उसके एक धुरी बने हुए हैं, तो क्या शरद पवार का साथ आप लोग देते रहेंगे, उनका साथ लेते रहेंगे? बिल्कुल। देखिए, राहुल जी उनका घर गए थे, मैं कराड़ में उनमें स्वागत के लिए गया था, खड़गे जी और सोनिया जी ने उनको बताया कि देखिए जो भी भाजपा के साथ जाता है वो हमारा विरोधी है, जो भी भाजपा के खिलाफ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता है वो हमारा साथी है। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 27 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त से तय की गई है। सुनवाई सुबह 10:30 बजे से हफ्ते में 3 दिन यानी कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले के संवैधानिक पक्ष की ही सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के हालात पर केंद्र की तरफ से कल दाखिल नए हलफनामे पर सुनवाई नहीं की जाएगी। 370 के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मामले को जो है इसकी सुनवाई खत्म हो और इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे सामने आ जाए। तो 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।